ये एपिसोड जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस एपिसोड में औरंगजेब के बड़े भाई शाह शुजा के हवाले से बात करेंगे। मैं बचपन में अपने वालिदा और फूफा से अक्सर सुनता था कि फ़लाने गांव में जो मज़ार है वो औरंगजेब के भाई शाह शुजा का है। बल्कि मेरे दिमाग में एक ख्याल पैदा होता था, आपके भी दिमाग में अगर ये ख्याल होगा कि शुजा का इंतकाल तो बंगाल के आसपास कहीं हुआ, वहीं उनका मकबरा होगा, ये इलाहाबाद ज़िले में कैसे शुजा का मकबरा हो सकता है। बहरहाल इन सवालों के जवाब हमको आगे एपिसोड में मिल जाते हैं कि शुजा का मकबरा यहाँ पर आखिर क्यों है। लेकिन उसके पहले मैं गांव वालों से माफ़ी चाहूँगा। पिछले साल मई में मैं गया था। मई में मैंने शूट करने की इस एपिसोड को कोशिश की थी। शूटिंग के दौरान कई बातें हुई। एक तो हमारा माइक ख़राब हो गया, फिर उसके बाद मोबाइल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। जैसे तैसे हमने इस एपिसोड को शूट तो कर लिया था, लेकिन जब इसको देखने लगे तो क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। फिर इसको हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में डालकर हमने क्वालिटी को इम्प्रूव किया और आपके सामने पेश करने के लायक इसको बनाया है। इसमें एक प्रॉब्लम है, थोड़ा साउंड क्वालिटी शुरुआत के 8-10 मिनट में कम है, तो आप माइक्रोफोन हेडफोन का इस्तेमाल करें, आपको आवाज़ साफ साफ समझ में आएगी। बहरहाल इस एपिसोड में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि आज तक तारीख की किताबों में जो कहीं नहीं लिखा हुआ है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या शुजा जो शाहजहां की दरअसल दूसरी औलाद थे, यानी औरंगज़ेब से बड़े थे, दारा शिकोह से छोटे थे। हालांकि एक बेटे शाह मुराद बख्श भी थे जो सबसे छोटे थे। दारा शिकोह और औरंगज़ेब के दरमियान 2 जंग हो चुकी थी। दारा शिकोह का इंतकाल हो चुका था, दारा शिकोह की मौत हो चुकी थी। उसके बाद औरंगज़ेब की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा था हुकूमत के लिए, वो शाह शुजा थे। वो बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने बंगाल में अपने नाम का सिक्का जारी किया था और ख़ुद की बादशाहत का ऐलान किया था और अपने लश्कर को लेकर वो औरंगज़ेब से युद्ध के लिए बंगाल से निकल चुके थे। तो आज के फ़तेहपुर ज़िले के खजवाहा नामी मकाम पर औरंगज़ेब की तरफ से मीर जुमला थे और शाह शुजा के लश्कर में एक ज़बरदस्ती युद्ध हुआ था। उसके बाद वो बंगाल की तरफ वापस चले गए थे। इसके अलावा इतिहास के किताबों में बहुत सारी बातें मिलती हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि शुजा का इंतकाल कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उनका मकबरा कहाँ है। दरअसल इसी बात को हम इस एपिसोड में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये खोज इंडिया के लिए, आपके लिए बिल्कुल नई बात है। सारे हिंदुस्तान के लिए एक नई बात आ रही है कि शाह शुजा का मकबरा, अभी तक इनके मकबरे के बारे में, इनकी मौत के बारे में सस्पेंस ही बना हुआ है। उनका मज़ार इलाहाबाद ज़िले के फलाने गांव में है। वो फलाना गांव कौन सा है, इस एपिसोड में आप देखिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा। ये भी बताते हैं कि उस वक्त जी मुरीदीन इनके साथ जो चल के आए थे, ये आप लोगों की ही तुर्बत है। ने इनके सारे घर वालों को वहाँ पर शहीद कर दिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से ये लोग। अब हम कब्र अनवर की बात करेंगे तो आखिर वो गुमनाम पहली जिसके बारे में अधिकतर इतिहासकार खामोश हैं कि शाह शुजा, जिनका सन 1666 में इंतकाल हो गया था, जैसा कि इतिहास की किताबों में है, वो कहाँ दफन है। अच्छा, जिस नाम पत्र की बात की जा रही है, शिलालेख की बात की जा रही है, वो इसी जगह पर, यहाँ पर। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा जगह है, हाथ भी अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पर रखा हुआ था वो। में हाथ लगाओ। अच्छा, मस्जिद को शहीद करो और मस्जिद का काम चालू करो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़ीरुद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं इलाहाबाद ज़िले की तहसील फूलपुर के एक मकाम। क्या नाम है बच्चों इस गांव का? शाहजी का तकिया। शाहजी की तकिए में मौजूद हैं हम इस वक्त। और ये आप मेरे पीछे एक गुंबद देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बादशाह वक्त औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के भाई शाह शुजा का मकबरा है। हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से, यहाँ के लोगों से, इस रोज़े के हवाले से। क्या ये वाकई शाह शुजा का रोज़ा है? जैसा कि आपको पता है कि जिनकी लड़ाई औरंगज़ेब से हुई थी, इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में एक मकाम खजवाहा जो आज भी मौजूद है। 5 जनवरी सन 1659 को उस मकाम पर शुजा के लश्कर में और औरंगज़ेब के लश्कर में एक बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि शाह शुजा बंगाल की चले गए।
हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ के लोगों से ये कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई शाह शुजा का मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, इसी गांव के रहने वाले। तो इस रोज़े के हवाले से आपने क्या सुना है? ये तो अपने वालिद वगैरह से सुना है कि ये बहुत पहले से जो प्रधान जी बता रहे थे कि डायरेक्ट आते थे। ये किसका रोज़ा है, क्या सुना है? सोजा सारा ये कौन थे? औरंगजेब बादशाह के भाई। तो ये कैसे पता लगा आपको? वो अब हमको दादा वगैरह ने जो हमारे माँ बाप ने बताया वो हम आपकी कितनी उम्र है इसको? 60 साल की। तो आप पिछले 50 साल से इस गुम्बद को देख रहे हैं? ये ऐसा ही था। आपने क्या सुना, कब का बना हुआ है गुम्बद? ये हमारे दादा से पहले जमाने में, दादा के पहले जमाने से गुम्बद बना हुआ है। आपका क्या नाम? अमीरुद्दीन। आप के मुताबिक ये औरंगजेब के भाई का मज़ार है, आपने किससे सुना है ये? सुने हम। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस रोज़े के हवाले से। और एक शानदार मस्जिद भी दिखाई देती है रोज़े के बगल में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। चलिए, इस रोज़े के हवाले से हम बात करेंगे। साबिक प्रधान यहाँ पर अबरार अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस रोज़े के हवाले से कि वो क्या बताते हैं हमको। अस्सलाम वालेकुम। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। प्रधान जी, क्या जानते हैं आपने अपने बुजुर्गों से क्या सुना? मैंने अपने बुजुर्गों से सुने थे कि ये औरंगजेब के भाई हैं शुजा साहब जी। जब यहाँ आए तो यहाँ बहुत बड़ा जंगल था, जंगल में ये छिप गए, फिर अपना इबादत करते रहे, तो इनको कोई आदमी देख नहीं सका था। जो पुरानियों ने बताया था जो कुछ पहले, तो एक गाय आती थी, गाय का दूध पिला के वो वापस चली जाती, तो बहुत जांच पड़ताल शुरू हुआ गाय की, तो थोड़ा सा कुछ एहसास हुआ। फिर ये बात औरंगजेब के पास गई। अच्छा, औरंगजेब के पास गई तो वहाँ से यहाँ मिलने के लिए आए। तो आने से पहले एक वफात, जब आए तो मालूम हुआ तो वफात हो गई। तो आपके मुताबिक ये जो रोज़ा है, पीछे जो गुम्बद दिखाई देता है, तो ये औरंगजेब के ज़माने में ही बनाया गया? नहीं, औरंगजेब के ज़माने में तो थोड़ा बना। ये मतलब 25-30 साल के पहले ये जो इसको बढ़ाया गया, नहीं होता नहीं। अच्छा, हम यहाँ पर हमें पता ये लग रहा है कि कोई तामपत्र की भी बात आती है। हाँ, तामपत्र उन्होंने लिख के दिया था जी, सर्टिफिकेट दे दी थी। तो वो कैसे दस्तयाब हुआ था? उसके पीछे का कोई वाकया कोई बता रहा था अभी? अब पीछे का वाकया ये था कि ये जब आपका क्या नाम है? तौफीक है। अच्छा, इसके पीछे का वाकया यह है तामपत्र का कि जब जिम्मेदारी खत्म हुई तो जो 52 को मिला था बाबा, तो वो सरकार जब्त करना चाह रही थी, तो उन्होंने ख्वाब में अपने किसी खादिम को दिखाया कि उसका तामपत्र 52 बीघा का हमारे मजार के पीछे काख है, उसी में रखा हुआ है। तो उन लोग आगे देखे तो उसमें तामपत्र निकला, तो वो तामपत्र ले जाकर तहसील में लोग दिखाए, तो उसको जब दिखाए तो तहसीलदार ने जो है 52 बीघा जमीन उनके खादिमों के नाम कर दिया और तामपत्र वहाँ पर जमा हो गया। तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की उस तामपत्र को वापस लाने की? नहीं, फिर वो जब जमा हो गया वहाँ पे तो उसका लोगों को उतनी जानकारी भी नहीं थी, और जो 52 बीघा का मामला था, जब 52 बीघा लोगों को नाम हो गया तो नहीं दिया। तामपत्र आज भी तहसील में जमा है, अब वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। तो अभी आप कोशिश कर सकते हैं, अभी आपको पता है कि कानून आ गया है, RTI के तहत आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं उस तामपत्र के बारे में। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग उसको लाने की? करना चाहिए, तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो आप भाई नामी ग्रामी शख्सियत हैं, इस इलाके की प्रधान रह चुके हैं, आपकी पॉलिटिकल पकड़ भी है कहते हैं। ये लोग प्रयास भी नहीं किए और अपना काबिज हो गए, अपने चीज़ों पर काबिज हो गए, और हम लोगों का खौफ भी रहता है कि इनकी चीज़ें उनको भी न जाए। अच्छा, एक मैंने यहाँ पर सुना है एक मछली वाला वाकया है, वो क्या कैसा है, कोई बताएगा कि उस वाकया के बारे में? इसका वाकया ये है कि इनके गाँव पे, इनके गाँव मजरा अलग है ना, हाँ, तो लोगों ने जबरदस्त, यहाँ पे तालाब है, तालाब कहाँ पर है वो तालाब? अभी है क्या? हम देखें चल कर, आइए आइए।
यहाँ पर एक तालाब मौजूद है इस मज़ार को लगकर। उस तालाब में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मछलियों का है। हम यहीं के लोगों से पूछेंगे उस मछलियों के बारे में, क्या इनके बारे में जानकारी। आइए देखते हैं। अच्छा, ये पानी का हिस्सा जो है यही तालाब है? ये तो बिल्कुल एकदम दरबार से लगा हुआ है ये तालाब। तो क्या वाकया था मछलियों का? ये था कि लोग बताते हैं यहाँ से हमारे गांव के ही जिम्मेदारी लोग की थी, मलिक मुजरम नाम से। हाँ, तो लोग यहाँ तालाब में मछली मारने के लिए आए थे। यहाँ के खाते लोगों को मना किया। अच्छा, लेकिन वो जिम्मेदार थे, जबरदस्ती लोगों को बोले मछली मार के लेके चले। और जब उसको पकाए और जब खाने के टाइम बैठे तो मछली उसमें जब निकालने लगे तो मछली नहीं निकला, बल्कि खून निकला। अच्छा, वसीले से ताला में मछली नहीं निकलती, उसमें खून निकला। तो उसको फेंक दिया फिर बाबा के। हाँ, वो लोग माने उनका माफी तलाफी किए। फिर उसके बाद से फिर इस 52 बीघा हमें यहाँ का कोई आदमी हिंदू है मुसलमान आज भी कोई मछलियाँ नहीं पकड़ता है? आज भी नहीं पकड़ते हैं। बच्चों, आप लोग पकड़ते हो क्या मछलियाँ? ये बच्चे झूठ नहीं बोलते, उनसे आप मछलियाँ पकड़ते हो क्या? हाँ? देखो, बच्चे भी कह रहे हैं कि इसमें कोई मछलियाँ नहीं पकड़ता है ये तालाब। वैसे ही आज भी। और यहाँ जो बाग हैं आम उम के हैं, इसमें एक भी फल बगैर पूछे खादिमों से कोई नहीं। हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर, हिस्टोरियन दिलगीर अहमद साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या जानते हैं। आप बताइए। देखिए, जहाँ तक इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये जानना चाहें तो ये इलाका इलाहाबाद मुगल पीरियड में सूबे का हैसियत रखता था। तो ये सूबा इलाहाबाद में ही आता था। और औरंगजेब के भाई शाहशुजा के बारे में ये है कि जब उससे जंग हुई थी और आखिरी जंग में जब ये शिकस्त खा करके औरंगजेब से भागे हैं तो बंगाल के बाद ढाका जो है वो जंग जो है 5 जनवरी सन 1658 को फतेहपुर जिले के खजुआ नाम खजुआ, जो आज अझुआ के नाम से जानते हैं, तहसील है। अच्छा, वहीं जंग में इनकी शिकस्त हुई। उसके बाद ये जब वहाँ ढाका तक गया, ढाका के बाद जो है ये अराकान भी उस वक्त एक बहुत बड़ा जंगली एरिया था। और हिस्ट्री में जैसे डॉक्टर लईत अहमद सिद्दीकी साहब की जो हिस्ट्री है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा की हिस्ट्री, जो चूँकि मेडल हिस्ट्री हमारा। आप कंफर्म है कि ये शाहशुजा का मज़ार है? हाँ, मैं भी पॉसिबल वो कंफर्म है। इसलिए कि उसका एक पॉइंट से आप साबित कर सकते हैं कि ये उन्हीं की बाजार है। इसलिए कि हिस्ट्री में जो आता है कि बंगाल फतेह के बाद जो है औरंगजेब ने जब बंगाल को फतेह किया, और ये इतना हिस्ट्री में इनका क्लू मिलता है कि ये अराकान के जंगल तक तो शाइस्ता खां की फौज ने इनका पीछा किया, लेकिन शाइस्ता खां जब वापस आया तो इनको पकड़ नहीं सका। और ये बाद में कुछ लोगों से जैसे इंटेलिजेंस के जरिए जो है ये पता चला कि इन्होंने अपना शाही लिबास जो है उतार कर दिया और दरवेशी अख्तियार कर लिया था और फकीराना रवीश अख्तियार कर लिया था। उसके बाद जब ये हालात नॉर्मल हुए, औरंगजेब स्टेबल हो गए, बादशाह बन गए, तो ये इस इलाके की तरफ, इलाहाबाद की तरफ आया। और ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहीं से 15-16 किलोमीटर दूर एक गाँव है दमदम, और इलाहाबाद का बॉर्डर है, प्रतापगढ़ दमदम में है। वहाँ के एक गाँव है मिझूरा। मिझूरा का जो नाम है रिवनू विलेज, वो सराय दारा सिको उर्फ मिझूरा पे आज भी मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है सराय दारा सिको। और दारा सिको जो है शाहशुजा के भाई थे, और दारा सिको से शाहशुजा में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साबित होता है कि ये मजार शाहशुजा साहब की है। जबकि ये इलाका चूँकि जंगली इलाका था, यहाँ आकर के वो जो है अपना क़याम किए, और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था चूँकि वो खुफिया तौर से रहते थे। तो वो जो गाय का वाक़या जो प्रधान जी बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं, क्योंकि फ़कीरों से बहुत सी ऐसी करामतें जाहिर हुई है। वो जाते बाद में जो है औरंगजेब को ऐसा मालूम हुआ कि इलाहाबाद किले में जब आए थे तो उनको ये पता चला कि एक दुर्वेश जो है इस हमारे इलाके में रहता है। और कुछ लोगों ने चूँकि उस जमाने की खुफिया जानकारी कि वो मेरा भाई सुजा है। अच्छा, वो जब आए, वरना इतनी बड़ी आराजी 52 बीघा जमीन किसी आयरे गहरे को नहीं दी जाती है। बिल्कुल, उनको मालूम था कि ये मेरा भाई है। अभी तक आपने सुना इस रोज़े के हवाले से स्थानीय लोगों ने आपको क्या क्या बताया, लेकिन हम तारीख़ के औराकों को अगर उल्टें तो उसमें हमें पता लगता है कि 5 जनवरी सन 1658 को फतेहपुर ज़िले के खजुआ नामी मकाम पर एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और शाहशुजा रहमतुल्लाह अलैह के लश्करों के बीच में। कहा जाता है कि शाहशुजा रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर की तादाद उस वक्त 23,000 थी, जबकि 120 तोपें आपके साथ थी, जबकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के लश्कर
लश्कर की तादाद 95,000 थी और 100 तोपें आपके साथ थी। लेकिन उस लड़ाई में शाह शुजा के लश्कर को हार हुई। उसके बाद आप वापस बंगाल की ओर चले गए और औरंगज़ेब की आर्मी लगातार आपका पीछा करते करते बंगाल तक जा पहुंची। ढाका उस ज़माने में सदर मकाम हुआ करता था बंगाल का, जहां पर आपने एक शानदार महल भी बनवाया था। वो महल आज भी ढाका में मौजूद है। इतिहासकार कहते हैं कि उसके बाद ने पड़ोस के राज्य बर्मा, जिसे आज के ज़माने में कहा जाता है, पुराना नाम रखाइन या अराकान कह सकते हैं आप, वहाँ के राजा से बात की जिसका नाम साड़ा ठोडम्बा था। उसने आपको मदद का भरोसा दिया और उसके मदद के भरोसे पे आप अपने पूरे परिवार ख़जाने के साथ बर्मा चले गए। लेकिन बर्मा जाने के बाद एक हैरत अंगेज़ वाक़या, गद्दारी की आला मिसाल वहाँ पर देखने को मिली। कहा जाता है कि सांडा ने जब देखा इनको एकदम ताकत से कमज़ोर हुआ तो उसने पूरी तरीके से इनके लश्कर के ऊपर, बचे पूछे ख़जाने के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और ये भी कहा जाता है कि सांडा ने इनके सारे घर वालों को वहाँ पर शहीद कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से ये लोग निकल गए। लेकिन उसमें एक दिल वाक़या है जो इतिहास की किताबों में तहरीर है कि आपकी एक बेटी जिसका नाम गुलरुख बानो था, मैं उसको कोड करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप विकिपीडिया जैसे हल्के सोर्सेस पर भी जाएंगे तो आपको ये वाक़या मिल जाएगा कि सांडा ने इनकी बेटी गुलरुख से ज़बरदस्ती की और उसका रेप किया। उसके बाद कहा जाता है गुलरुख की उसमें मौत हो गई। लेकिन शुजा का उसके बाद कुछ पता नहीं चला। तो जैसा कि स्थानीय लोगों ने आपको बताया कि उस जंग के बाद शुजा इस इलाके में आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने दरवेशाना ज़िंदगी बिताई। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस रोज़े के। और यहाँ पर बगल में एक शानदार मस्जिद भी है, उस मस्जिद के भी हवाले से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस रोज़े को, ये रोज़ा किस स्टाइल में बना हुआ है। आइए कैमरामैन, आइए दिखाते हैं आपको रोज़ा। ये देखिए, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो चारों तरफ बारादरी बनाई गई है, ये तो जदीद कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। लेकिन अगर इस रोज़े के हवाले से हम बात करें, ये जिसके ऊपर में टाइल्स लगाई गई है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि मकबरों की जो तामीर का जो तर्ज मुग़लों के दौर में रहा है, आप इस चीज़ से अंदाज़ लगा सकते हैं उसके दरवाज़े से। ये आपको दरवाज़ा दिखाई देता है ये सामने, और दरवाज़े के इस हिस्से को देखिए कि कोई भी शख्स अंदर आता है तो उसको झुककर आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है अल्लाह वालों के रोज़े में और बादशाहों के मकबरे में। मकबरों के दरवाजे आप अगर देखेंगे तो बहुत ऊंचे ऊंचे आपको दिखाई देंगे, और लेकिन किसी बुज़ुर्ग के रोज़े पर आस्ताने पर जाते हैं तो दरवाजे की चौखट जो होती है वो छोटी होती है, आपको झुककर सलाम अर्ज़ करना है, अस्सलाम वालेकुम। आइए, वाह, ये देखिए, सबसे पहले कैमरामैन को कहूँगा कि ऊपर का हिस्सा दिखाए। ये वाकई अपने आप में एक नायाब मकबरा है, मुग़ल आर्किटेक्ट है। दिलगीर अहमद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस रोज़े के हवाले से? रोज़े की जो तर्ज तामीर है, जो इसका पूरी तरीके से मुग़ल शैली का बना हुआ है। और मिसाल के तौर पर आप इलाहाबाद के खुसरूबाग में जाएंगे, जहाँ पर मुग़ल शहजादों की कब्रें हैं, ख़ास तौर से बादशाह औरंगज़ेब के बेटे खुसरो और उनकी बेगम शाह बेगम, जहांगीर की जो पहली बीवी थी शाह बेगम जो है, हाँ, उनका भी मकबरा वहाँ है, इसी शैली में बना हुआ है। इससे साबित होता है कि ये भी मज़ार जो है हज़रत शाह शुजा की ही होगी। एक चीज़ आप गौर करें, अगर मज़ार की बैरूनी दीवार की अगर चौड़ाई आप देखें तो देखिए कम से कम 3.5 फीट के आसपास इस मज़ार की चौड़ाई दीवारों की दिखाई देती है। उसके अलावा कई ताक, 2 ताक यहाँ पर दिखाई देते हैं, 2 ताक यहाँ दिखाई देते हैं, 2 ताक यहाँ दिखाई देते हैं, और भी दीवारों में कई ताक हैं। ये देखिए, एक मेहराब यहाँ बनाया गया है, गालिबन इस तरीके की चीज़ रोशनी के लिए बनाई जाती थी। और गुंबद को देखें, गुंबद में भी एक शानदार किस्म का डिज़ाइन दिखाई देता है जो बिल्कुल ईरानियन आर्ट की तरह। अब हम कब्र अनवर की बात करेंगे, तो ये कब्र अनवर जो हज़रत की है, अच्छा, जिस तामपत्र की बात की जा रही है, शिलालेख की बात की जा रही है, वो इसी जगह पर यहाँ पर
अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा जगह है, हाथ भी अंदर नहीं जा रहा है। यहाँ पर रखा हुआ था वो ख्वाब में दिखाया गया कि आपको यही छेड़ता है। अच्छा, इसमें रखा हुआ है, यहाँ से निकाला गया था। तो इसमें सिरहाना हजरत का कौन सा है? तो ये कब्र किस तरीके से बनी है, आप दिखा सकते हैं क्या इसको? पत्थरों से बनी हुई है, सीमेंट बालू से बना है पलस्तर में। तो ये आप लोगों ने बनवाई कि शुरू से ऐसी है? शुरू से है ये। अच्छा, शुरू से ऐसी, ये बिल्कुल उसी शैली की बनी है। ये आपको मैं एक बहुत दिलचस्प, देखिए आपको बहुत दिलचस्प एक जानकारी मैं दूंगा कि हमने जब इसके पहले बिरार को शूट किया था तो शाहपुर में जो मुगलों का शाही कब्रिस्तान देखा था, वहाँ पर जो कब्रें हैं वो भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बनी हुई हैं। हम आपको कंपेयर करके भी दिखाएंगे, बिल्कुल ये उसी तर्ज पर है। ये तावीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शाह शुजा की मज़ार का जो तावीज़ है, ये बिल्कुल मुग़ल आर्किटेक्ट ही है। और इस बात पर यकीन है, स्थानीय लोगों का कहना है, कुछ तारीख़ी हवाले भी मौजूद है कि आखिर वो गुमनाम पहली जिसके बारे में अधिकतर इतिहासकार खामोश हैं कि शाह शुजा, जिनका सन 1666 में इंतकाल हो गया था, जैसा कि इतिहास की किताबों में है, वो कहाँ दफन है? तो वो दफन है इलाहाबाद ज़िले की फूलपुर तहसील के गांव जुगनी डी में शाह जी के तकिए के नाम मकाम पर आप इनके नाम पर, इन्हीं के नाम पे गांव का नाम शाह जी का। यहाँ पर एक मस्जिद भी हुआ करते थे। अच्छा, वो मस्जिद पहले जो थी वो किस तरीके की मस्जिद थी? अभी तो हमको नई मस्जिद दिखाई दे। मस्जिद सर इस तरीके से थी कि जिस तरीके आप ये डेकोरेशन या पुराने ओल्ड मॉडल देख रहे हैं, इसी अंदाज में उसको भी निर्माण दिया है। जी जी। वो मस्जिद कब आप लोगों ने डेमोलिश की? अभी लगभग ये 2 साल पहले उस मस्जिद को शहीद करके नई तामीर की गई। कहाँ पर है वो मस्जिद? आपके साथ जो चल के मुरीदीन आए थे। अच्छा, ऐसा कहा जाता जी है। जी जी। यहाँ पर भी कुछ खबरें जी जी जी, ये भी बताते हैं कि उस वक्त जी जी मुरीदीन इनके साथ जो चल के आए थे, ये आप लोगों की ही तुरबत है। नई मस्जिद कैसे तामीर की आप लोग? सर, इस मस्जिद को पुरानी शहीद करके नई मस्जिद को तामीर करने के लिए हमारे गांव के और काफ़ी लोगों ने बड़ा ही अच्छा हिस्सा लिया। और ये अल्लाह का घर है, इसमें किसी तरीके के लोग ये नहीं सोचते हैं कि रुके काम। ये अल्लाह की मर्ज़ी थी कि अल्लाह ने अपने बंदों से, नेक बंदों से काम लिया और मस्जिद आलीशान मुकम्मल हो गई। मेरे साथ मिराज भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। नागपुर से इनका ताल्लुक़ है, बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेस टाइकून हैं वहाँ के। हम इनसे भी बात करेंगे इस मस्जिद के हवाले से। इनका भी गांव यहाँ के से करीब ही है। मिराज भाई बताइए, आप बचपन में भी यहाँ पर आते रहे होंगे, तो कैसा लगता था? दरअसल हम आए यहाँ ज़ियारत करने के लिए जी, तो ज़ियारत किया और फिर नमाज का वक्त हो गया, नमाज़ पढ़ने गए मस्जिद में जी, तो वहाँ से पानी टपक रहा था। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो यहाँ बाबा जान की जो खिदमत करते हैं यहाँ के खादिम, ये लोग नागपुर आए और बाउंड्री का काम है ये बताने लगे हमको। बोला ये तो होते रहेगा, आप लोग मस्जिद में हाथ लगाओ। अच्छा, मस्जिद को शहीद करो और मस्जिद का काम चालू करो। तो बोले बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, मतलब मेहनत आप लोग कीजिए, बाकी अल्लाह पूरा कर देगा सब। तो हम लोग ने हाथ लगाया उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मस्जिद आपके सामने है। सरकार का दिखाएंगे, आप मस्जिद दिखाएंगे? जी, चलिए दिखाइए। सरकार का करम है जी, मस्जिद तामीर हो गई। यहाँ पर कई कब्रें हैं इस अहाते में। अभी आप लोग किसी और की तो मिट्टी नहीं देते हो ना? यहाँ पर नई मिट्टियाँ तो नहीं देते? अच्छा, ये देख, ये जदीद मस्जिद है। इसी जगह पर शाह शुजा की पुरानी कदीम मस्जिद वाक़ई थी। मिराज भाई ने जैसा कि बताया आपको कि उसकी छत बोसीदा हो गई थी उस बुनियाद पर। माशाअल्लाह, ये तीन दरों की मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार है। 3 दरों की मस्जिद है, 5 सफ़ इसमें आ जाती हैं। लगभग एक सफ़ में 20 से 25 लोग नमाज पढ़ते होंगे। काफ़ी खूबसूरत दौरे जदीद। तो ये मस्जिद कब बनी? 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल, 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 साल पहले, यानी 2020 की हम बात करें। 2020-21 में लॉकडाउन के आसपास इस मस्जिद को, लॉकडाउन से मुराद ये है कि कोविड की जो वबा फैली थी उसको ये लॉकडाउन कह रहे हैं। उस लॉकडाउन के दौरान इस मस्जिद को तामीर किया गया है। काफ़ी खूबसूरत है, जदीद तरह तामीर इसमें दिखाई देता है। तो आपको हम और मस्जिद के बारे में आप भी जानकारी हम बताइए, आप मस्जिद के बारे में, जो पुरानी मस्जिद थी उसके बारे में बताइए। कितने लोग नमाज पढ़ पाते थे उसमें?
तो अभी तो करीब 8-10 आदमी आ जाते हैं। हाँ, जुम्मा के मतलब 3-4 सब हो जाते हैं। गुम्बद था उस मस्जिद में? बड़े छोटे थे। मीनार भी थे? नहीं मीनार, गुम्बद थे, छोटे छोटे गुम्बद। हाँ, छोटे तो थे। किस तरीके की ईंटों की बनी थी वो मस्जिद? ये लखौरी ईंटा था। लखौरी। देखिए यहाँ ईंटों का सैंपल है वो जो पुरानी पतला सी रहता है, चौड़ा। हाँ, लाखोरी ईंट जिन्हें कहते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत इमदाद किए बच्चों भाई हमारे। तो बड़ी दिलचस्प जानकारियाँ हमको यहाँ पर मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक मिस्टीरियस प्लेस जिसको तारीख़ के औराक में कहीं जगह नहीं मिली, आज हमने उसको ढूंढ लिया। इलाहाबाद ज़िले के फूलपुर तहसील के शाहजी तकिया नामी गांव में वो मज़ार है औरंगज़ेब के भाई शाह शुजा का। आपको उम्मीद है कि हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आता है तो आपको एक काम करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करना है, ताकि ये बातें। जी कुछ कह रहे हैं? पीपल के लिए पहचान दे दीजिए। ये आप जब आए तो शायद ये पीपल आप ही के दरमियान उपजा हुआ है। अच्छा, ये पीपल का एक पेड़ यहाँ पर काफी दिलचस्प नजर आता है। पीछे है और एक पीछे में एक पेड़ जो टूटा हुआ कटा हुआ है। दोनों तरफ 2 पेड़ हैं। कहते हैं कि ये पेड़ भी उसी जमाने से है। इस पीपल की खासियत ये है कि इसमें नीम भी दिखाई देती है, चिलबिल भी। पेड़ हैं इसमें, कई तरीके के पेड़। ये देखिए ईंटें आ गई मस्जिद की सिर्फ रखो। नहीं, ये देखिए इस तरीके की ईंटें हम आपको कई मस्जिदों में दिखा चुके हैं। लाखोरी ईंट है पुराने ज़माने की। जाहिर बात है कि इस तरीके की ईंटों का कंस्ट्रक्शन लगभग 300-350 साल पहले किया जाता था। ये बहुत शानदार नमूना है जो हमें मिल रहा है शाहजी की मस्जिद से। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम इसको ले जा सकते हैं। बिल्कुल, बेशक। अब वो बड़े भाई हैं। आपकी इजाज़त है? एक ईंट आप हमको देंगे क्या? ये इसको हम असल में जमा करते हैं अपने पास। जी। अब आगे चल के आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो एक खोज इंडिया का छोटा सा म्यूजियम हम बनाएंगे, वहाँ पर ये सारी ईंटें रखेंगे। हर जगह की निशानियाँ हम रखते हैं। तो आपकी इजाज़त से हम ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसका कुछ हदिया वगैरह दे दें? नहीं, कुछ नहीं। ज़रूरी है मस्जिद की चीज़ें जो है इस तरीके से। मिराज भाई आप इसको पकड़ लें। नहीं, ये हम इसको हदिया देकर इस ईंट को लेकर जा रहे हैं यादगार के तौर पे कि शाह शुजा के मस्जिद की ईंट है। आप देख लीजिए मिराज भाई के हाथ में। तो आपको कैसा लगा हमारा एपिसोड? आपको अपनी राय देना है, ख़यालात का इजहार करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है, ताकि ये प्यारी प्यारी सी बात सारे दुनिया में फैल सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।